बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हमारी ज़िंदगी बेसिकली जिस टेस्ट में है, इसमें वी आर बीइंग टेस्टेड फॉर आवर रिस्पॉन्सेज सिचुएशंस, लोग, आसपास माहौल, ये सब कुछ जो है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ना ये हमारे कंट्रोल में आना है, ना हमसे इस चीज़ का मुआवजा होना है कि तुमसे उसने इस तरह से क्यों बात की थी, या तुमने जब ये कहा तो उसने क्यों इनकार कर दिया। दिस इज़ नॉट वॉट वी आर टेस्टेड फॉर। तुम्हारी औलाद नेक थी तो क्यों, मतलब तुम्हें इसका अजर मिल जाएगा, अनलेस कि तुमने उसमें कोई रोल प्ले प्ले किया है, इसका कोई अजर नहीं है। और तुम्हारी अगर औलाद नेक नहीं थी तो तुम्हारे से इसका कोई मुआवजा नहीं है, अनलेस कि तुम्हारा इसमें कोई रोल है। अल्लाह ताला हमें सबको माफ़ फरमाए। ये जो एस्पेक्ट्स हैं इनको सामने रखते हुए जो मैं आज का टॉपिक ले रहा हूँ वो ये है कि 3 स्टेप्स टू फेथ बेस्ड रिस्पॉन्सेज। हमारा ये टॉपिक जो है ये, इससे ये वाज़ेह है कि जब मैं ये कहता हूँ कि 3 स्टेप्स टू फेथ बेस्ड रिस्पॉन्सेज, तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग, जिस तरह से अभी बात हुई है कि 3 स्टेप्स टू फेथ बेस्ड लिविंग, बिकॉज वी आर एक्चुअली लिविंग, व्हेन वी आर लिविंग वी आर रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशंस। यही हमारी ज़िंदगी है, यही हमारा असल में टेस्ट है। इसमें ये हमारा शायद हिस्सा जो है ये वाला जो टॉपिक है, वी विल कंटिन्यू दिस फॉर अबाउट मोस्ट प्रॉब्ली 4 वीक्स। आज मैं इसका थोड़ा सा तारुफ करा दूंगा और फिर एक एक स्टेप को हम थोड़ा तफसील से देखेंगे। जो प्रॉब्लम है ये पैदा किधर से होती है इसको समझ लें। यानी हमारी ज़िंदगियां जिस तरह से अभी चल रही हैं, इसमें जो हमारे रिस्पॉन्सेज हैं, जनरली स्पीकिंग, अनलेस यू हैव बिकम कॉन्शियस ऑफ देम, जनरली दे आर बेस्ड ऑन आवर हैबिट्स। किसी ने कुछ कहा तो हमने क्या, आदतन क्या जवाब देना है। ये हैबिट्स कैसे डेवलप हो गई हैं ओवर टाइम, इसके बारे में जो लोग आम तौर पर जिस ख्याल को मानते हैं वो ये है कि जिसको कहते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थेरी। जो है ना जी, कि हमारी ज़िंदगी में जो स्टिमुलाई पैदा हो रहे हैं उस पर हमने रिस्पॉन्सेज की आदत डाल ली हुई है। और ये जो रिस्पॉन्सेज की आदत है ये किस बेसिस पर है, इसको हम इस पे भी गौर कर लेंगे। जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ उसको समझ लें अच्छी तरह से आज के सेशन में, वो ये है कि ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो है ये क्या कहता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी जो है ये क्या कहती है, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में स्टिमुलाई पैदा होते हैं और आप उन स्टिमुलाई की बेसिस पर रिस्पॉन्सेज सेलेक्ट करते हैं, और ये रिस्पॉन्सेज जो हैं ये शेप हो रहे होते हैं आपकी जीन्स की वजह से। यानी दीज आर द 3 स्कूल्स बेसिकली। जो सबसे पॉपुलर स्कूल्स हैं वो ये 3 ही हैं। एक है जेनेटिक डिटर्मिनिज्म। जेनेटिक डिटर्मिनिज्म ये है कि आप जो कुछ हैं वो अपनी जीन्स की वजह से हैं। यानी आपके अंदर अगर गुस्सा ज़्यादा है या आपके अंदर अगर सब्र ज़्यादा है तो बेसिकली इट इज़ बिकॉज ऑफ योर जीन्स, जो आपके एंसेस्टर्स से आप में ट्रांसमिट हुई है। वो जीन्स हैं जो कि आपको इस तरह का बना लेती हैं। दूसरी है साइकिक डिटर्मिनिज्म। साइकिक डिटर्मिनिज्म ये जो फ्रॉइडियन स्कूल है बेसिकली, कि हमारे बचपन में जो कुछ भी हुआ है हम उसके उसके मुताबिक हमारी अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस डेवलप होती है। और वो जो सबकॉन्शियस डेवलप होती है वो आज हमसे हिडन तो है लेकिन हमें कंट्रोल कर रही होती है। हमारा बहुत कुछ जो है वो उसके साथ चल रहा होता है। तो जो कुछ आपके साथ बचपन में होता रहा या जिस तरह से आपकी कंडीशनिंग हो गई है उस दौर में, जब आप पल बढ़ रहे थे, अभी पैदाइश के बाद से जो 4 5 7 साल थे, उसमें वो आपकी डिटर्मिन कर देती है किस तरह से आप सिचुएशंस को आइंदा भी रिस्पॉन्ड करेंगे। और तीसरी है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं, लोग आपके साथ क्या मामलात कर रहे हैं, इसको सामने रखकर आपकी इस वक्त भी आदतें डेवलप हो रही हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने पोलाइटली बात की है तो मैं भी उसके साथ पोलाइटली बात कर लूँगा। एक माहौल में अगर दूसरों से आगे बढ़ने को सपोर्ट किया जाता है या उसको रिवॉर्ड किया जाता है तो टू बी रेलिवेंट आई नीड टू बीट अदर्स। ये जो एस्पेक्ट है ये सब कुछ मैं अपने माहौल से, मेरे ऊपर जो असरात पड़ रहे हैं वो ले रहा हूँ, वहाँ से स्टिमुलाई आ रहा है, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी जो है इसके अंदर जो ये एस्पेक्ट्स हैं कि ये शेप किस तरह होती है। तो वंस दिस हैपन्स, जब हम ये कर लेते हैं
तो फिर होता ये है कि जब हम एक स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी स्टिमुलस का मतलब ये है कि कुछ हुआ है बाहर से, मेरी एनवायरनमेंट से, मेरे माहौल में, मेरे से बाहर से किसी भी तरह से कोई चीज़ वाक़ई हुई है, किसी ने कोई बात की है, किसी ने कोई गाली दी है, किसी ने कोई तारीफ़ की है, जो भी हुआ, ये स्टिमुलाई हैं जो आ रहे हैं। यानी मौसम अच्छा है, मौसम बुरा है, बाहर एक धमाके की आवाज़ आ गई है, या एनीथिंग दैट इज़ हैपनिंग टू मी और अराउंड मी, वो मेरे लिए स्टिमुलस बन जाता है, जैसा कि मैं उसको समझता हूँ और फिर उसके बाद इंटरप्रेट करके उस पर एक रिस्पॉन्स देता हूँ। ये जो रिस्पॉन्सेज हैं, ये इससे हमारे तजर्बात पैदा होते हैं। वो तजर्बात, मिसाल के तौर पर आपने एक ख़ास तरह से रिस्पॉन्स दिया और उसके नतीजे में जो मकसद था आपका वो हासिल हो गया, तो ये दिस इज़ अ गुड रिस्पॉन्स इन योर माइंड। जो चीज़ आप अचीव करना चाह रहे थे वो हो गई है। तो ये आवर एक्सपीरियंसेस, यानी जिसके अंदर एक्सपीरियंसेस से क्या मुराद है, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर रिस्पॉन्सेज फॉर्म आवर मेंटल पैटर्न्स। ये हमारे मेंटल पैटर्न्स क्रिएट कर देती हैं। ये इस तरह करना अच्छा होता है, इस तरह करोगे तो लोग फ़ायदा उठा लेंगे, ये करोगे तो ये, किसी ने इस तरह से देखा है तो इसका मतलब है वो पसंद कर रहा है, किसी ने इस तरह से देखा है तो इसका मतलब है वो नापसंद कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे तजर्बात से आती रहती हैं, हम इनको सीख रहे हैं। एंड ये जो हमारे पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, हम इन पर अमल दरामद करते चले जाते हैं, यहाँ तक कि वो हमारी हैबिट्स बन जाती हैं। तो अब जो स्टिमुलस आया, जिसके अंदर इनिशियली हमारी जीन्स या हमारी साइकिक डिटर्मिनिज्म या हमारी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की वजह से हमने एक ख़ास रिस्पांस दिया, उस रिस्पांस को जब मैंने देखा कि वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, तो अब मैं उसके मुताबिक उसको रिपीट करता हूँ। आई कीप रिपीटिंग, यानी यूँ समझ लें कि मैंने एक अमल किया और उसका फीडबैक ठीक मिला है, तो मैं उसको रिपीट करता हूँ। मैंने एक अमल किया और उसका फीडबैक अच्छा नहीं मिला, तो मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ, मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करता हूँ। तो वो मेरी हैबिट बनती जाती है कि मैंने उसको अवॉइड करना है। यानी हर हाल में वो हैबिट्स फॉर्म हो रही हैं कि ये चीज़ मैंने करनी है और ये चीज़ मैंने अवॉइड करनी है, बोथ साइड्स। इसको यूँ समझ लीजिए कि अगर कहा जाए तो ये कहेंगे कि ये रिएक्टिव पैराडाइम है। रिएक्टिव पैराडाइम का मतलब है कि अब मैं जिस तरह से माजी में मैं करता रहा हूँ, मैं उसी तरह करता रहूँगा। स्टिमुलस आएगा और मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा। विक्टर फ्रैंकल ने जब अपनी लोगोथेरेपी पे काम किया, और ये आप में से जो लोग मेरे सेशन में आते रहते हैं वो ये अब जानते हैं कि विक्टर फ्रैंकल जो है, उसने बेसिक काम जो अपना किया था वो उस वक्त किया था जब वो कैद में था, यानी नाज़ी जर्मनी की कैद में था वो, और उस मौके पर उसने अपनी लोगोथेरेपी को पूरी तरह से डेवलप किया। उसने ये कहा कि ये जो स्टिमुलस है और ये जो रिस्पॉन्स है, यानी समझ लीजिए कि गोल ये होगा कि इस स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में असल में हमारे पास एक ताकत है। जितनी मर्जी हैबिट डेवलप हो जाए, हमारी जीन्स जो मर्जी कह रही हैं, हमारी साइकिक डिटर्मिनिज्म जो कुछ भी हो चुकी है, या हमारी एनवायरनमेंट जिस चीज़ को भी रिवॉर्ड कर रही है, लेकिन हमारे पास ये ताकत है, ये स्ट्रेंथ है, ये करेज इस्तेमाल करके आप इस स्ट्रेंथ को एक्टिव कर सकते हैं कि आप इस स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में वक्फा दे दें। यू कैन एक्चुअली ब्रिंग इन अ पॉज बिटवीन द स्टिमुलाई जो आ रहे हैं और जो रिस्पॉन्सेज हैं। मैं असल में इसी बात को लेकर आगे चल रहा हूँ कि ये जो 3 स्टेप्स हैं टूवर्ड्स फेथ बेस्ड रिस्पॉन्सेज, ये असल में इस पॉज के अंदर मौजूद हैं। यानी अगर आपसे कोई बात हुई है किसी की और आपने फ़ौरन रिस्पॉन्ड कर दिया, तो आपको बिलअमूम जनरली स्पीकिंग आपको हो सकता है बाद में ये ख्याल आए कि शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, शायद मैंने जल्दी कर दी। असल में स्टिमुलस आया और उस पे जो रिस्पॉन्स देना है, चूँकि हैबिट है हमारी और इसकी कंडीशनिंग है हमारी, वही इन्वायरमेंटल जो हमारी ट्रेनिंग हुई हुई है, वो ये हुई हुई है कि हम जितना जल्दी रिस्पॉन्स देंगे उतने इंटेलिजेंट समझे जाएंगे। यानी अगर आपको किसी ने सवाल किया और आप सोच में पड़ गए हैं, तो इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, यू डोंट हैव दैट प्रेजेंट नॉलेज, करंट नॉलेज आपकी वो नहीं है, अब आप बात बनाने लगे हैं। तो ये जो हमारी कंडीशनिंग है, ये स्कूल से ही होनी शुरू हो जाती है, बचपन से ही होनी शुरू हो जाती है। तो इसका नतीजा निकलता है कि हम जल्दी रिस्पॉन्ड करने को पसंद करते हैं। वी लाइक टू से समथिंग, पिछले दिनों कोई मुझे कह रहा था कि खामोशी जो है ना, दैट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग।
एंड हर वक्त कोई ना कोई बात होती रहनी चाहिए। ये बात बहुत अच्छी बात नहीं है ये, यानी हर वक्त बात होती रहनी चाहिए। इंसान को अल्लाह ताला ने जो अकल दी है, जो शऊर दिया है, उसको सुनने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उसको बात को जो करना है, ज़्यादा बोलने से प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं हम अपने लिए। तो दिस इज़ व्हाट वी विल बी वर्किंग ऑन। ये जो रिस्पॉन्स और स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है, इसको इसके बीच में जो वक्फा है जिसको वो कह रहे हैं विक्टर फ्रैंकल के बीच में वक्फा डाला जा सकता है, ये वो वक्फा है जो हमारी हैबिट्स को ब्रेक करने में काम आएगा। ये वो वक्फा है कि जिसके अंदर हम अपने रिस्पॉन्सेज को अपनी हैबिट्स के खिलाफ भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी पर गौर करके देखें कि बड़ी दफ़ा करते हैं। इस पॉज में वो 3 स्टेप्स हैं जिसको मैं कह रहा हूं कि द 3 स्टेप्स टुवर्ड फेथ बेस्ड रिस्पॉन्सेज, और इन अदर वर्ड्स फेथ बेस्ड लिविंग। वो क्या है? नंबर 1, अवेयरनेस। अवेयरनेस से मुराद है अवेयरनेस ऑफ हाउ आई एम परसीविंग द स्टिमुलस। अवेयरनेस से मुराद है मेरी अपनी अवेयरनेस अपने बारे में। मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूं, माजी से कितना इम्पैक्ट हो रहा हूं, और इस वक्त की सिचुएशन को कितना मेरे ज़हन में मैं समझ रहा हूँ और क्या समझ रहा हूँ। ये इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस मैंने अपने अंदर पैदा करनी है। नंबर 2 चीज़ जो है वो है जिसको हम कहते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट से मुराद ये है कि मैंने अगर कोई मेरा मकसद है, इफ़ आई हैव, जो हमने फेथ अब रख लिया है, इफ़ आई हैव दिस फेथ पैराडाइम इनसाइड मी, देन आई नीड टू अलाइन माई रिस्पॉन्सेज विद दैट फेथ पैराडाइम। यानी क्या वो फेथ पैराडाइम जो है उसके अंदर अगर कॉन्शियंस आती है, उसके अंदर अगर हिदायत जो अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को मिली वो आती है, तो क्या मेरा रिस्पांस उसके मुताबिक है या नहीं है, ये इसमें आएगा दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप जो है वो इसमें है एक्शन। अब जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो कर क्यों रहा हूँ और किस बेसिस पे कर रहा हूँ, और अगर नहीं कर पा रहा हूँ, जानता हूँ कि ये करना चाहिए, अलाइनमेंट भी ठीक है, अवेयरनेस के मुताबिक ये है, लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा है, तो इसको डिटर्मिन करने। ये जो तीनों स्टेप्स हैं, इनमें से जिस चीज में प्रॉब्लम हो रही है, यानी यूं समझ लें कि अगर सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो तो ये है कि आपने ये सोच लिया, ये समझ लिया कि स्टिमुलस के बाद मुझे थोड़ा वक्फा दे के रिस्पॉन्ड करना है। इनिशियली when you start doing this, if you have already not started doing this, जो कि मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोग ऑलरेडी ये कर रहे हैं कि वो अपने रिस्पॉन्स को चूज़ करते हैं, ना कि मतलब दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर रिस्पॉन्सेज। तो अगर ये हो रहा है तो आप ऑलरेडी ये कर रहे हैं, लेकिन इसको ज़्यादा कॉन्शियंशियस कर दें कि मैंने इन चीज़ों को साथ लेके चलना है। आई बिकम मोर अवेयर, मोर कॉन्शियस, मोर कॉन्शियंशियस कि मैंने इन चीज़ों पर गौर करना है। इनकी में से हर एक चीज़ को मैं एक एक करके नेक्स्ट सेशन से इंशाल्लाह लूँगा। हम अगले सेशन में अवेयरनेस पे, उसके बाद अलाइनमेंट पे और उसके बाद एक्शन पे बात करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग इतना समझ लें कि जो कुछ अब आज मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर आप सिर्फ इसको भी सामने रख लें, यानी अवेयरनेस का मतलब ये है कि मैंने ये समझना है कि मेरी इस वक्त की कैफियत क्या है, क्यों है, जो सिचुएशन पैदा हुई है उसको क्या मैंने ठीक तरह से समझ लिया है, मैं रिस्पॉन्स जो देने लगा हूँ इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, इसके बारे में सोच लिया है कि ये रिस्पॉन्स जो है वो दूसरे पर असर डालेगा, लाजमन डालेगा। वो असर जो है पॉजिटिव डालेगा या नेगेटिव डालेगा, इसको तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं ये अवेयर हूँ कि मैंने कोशिश करनी है कि पॉजिटिव पड़े। जितनी कोशिश मैं कर सकता हूँ उतनी कोशिश मेरी जिम्मेदारी है। इसके बाद उसने समझना कैसे है, कैसे नहीं समझना है, दैट इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम आज के लिए इतना ही करेंगे जी। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से हम ये तीनों को एक एक करके लेंगे, अवेयरनेस, अलाइनमेंट और एक्शन। और ये 3 A's कह लें आप, द 3 A's टू अ फेथ बेस्ड रिस्पॉन्स, टू फेथ बेस्ड रिस्पॉन्सेज या फेथ बेस्ड लिविंग एक्चुअली, बिकॉज वट एवर वी आर, हाउ एवर वी आर रिस्पॉन्डिंग इज हाउ वी आर लिविंग। तो मैं इधर आज के लिए रोक लेता हूँ जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन से फिर हम इसको तफसील में लेना शुरू कर देंगे। Available for your questions now, inshallah. मोहित साहब, क्या ये कहना ठीक होगा कि ये जो मॉडल है ये फंडामेंटली एक एम्पावर्ड माइंडसेट मॉडल है, जहां पे हम ये फैसला कर रहे हैं कि चॉइस हमारे हाथ में है। Absolutely.
और एब्सोल्युटली। किसी और चीज को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इवन दो कि वो हकीकत है। हो सकता है बचपन में मेरे ऊपर इन्फ्लुएंसेस आए हों, हो सकता है कि जेनेटिकली भी मेरे साथ कुछ मसला हो सकता है, लेकिन वो फंडामेंटली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैं अपने रिस्पॉन्सेस के लिए फंडामेंटली रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल। एंड आई एम एक्चुअली, आप यूँ समझ लें कि वो जो पिछला मॉडल है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल है, वो डिसएम्पावरमेंट का मॉडल है। वो असल में देखिए आप, वो हर जगह पे ये कह रहे हैं कि ये डिटर्मिनिस्टिक पैराडाइम है। ठीक है ना जी। ये जो है यहाँ पर आप एम्पावरमेंट ले रहे हैं उस चीज़ की कि जिसके बारे में आप रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसके बारे में यू विल बी आंसरेबल, यू विल बी अकाउंटेबल। बिल्कुल ठीक है ये बात, कि एम्पावरमेंट का मॉडल है। और इसकी रेलेवेंस लोगोथेरेपी के साथ बड़ी, यानी देयर इज अ ब्यूटीफुल आयरनी कि वो एक ऐसे शख्स से आ रही है थिंकिंग जो अल्टीमेट लेवल ऑफ अपेरेंट डिसएम्पावरमेंट में था, जो ऐसी कैद में था एब्सोल्युटली। कि जो किसी भी तरह से उसमें उससे सारी ताकत ले ली गई थी, और वहां से ओरिजिनेट हो रही है ये थिंकिंग। और उसने यही लिखा फिर अपनी उस जो उसकी मेमोइर्स हैं उसमें, मैन सर्च फॉर मीनिंग में, उसका एक बड़ा खूबसूरत पैराग्राफ है कि मैंने ये रियलाइज़ किया, उस कैद में ये रियलाइज़ किया कि आप इंसान से सब कुछ ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन उसकी एबिलिटी टू रिस्पॉन्स नहीं ले सकते, आप उससे ले ही नहीं सकते। यानी आप उसको गन पॉइंट पे रख सकते हैं, आप उसको कोर्स कर सकते हैं, आप उसकी टांगें तोड़ सकते हैं, आप जो करना चाहें उसके साथ कर सकते हैं, लेकिन उसने रिस्पॉन्स क्या देना है ये आप उससे नहीं ले सकते। एंड दिस कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग समटाइम्स, अगर हम, और यही प्रॉब्लम है असल में, उसने उसका हकीकी रिस्पॉन्स जो है वो हम उससे नहीं ले सकते। और ये एक्सक्यूजेस खत्म होने वाला मामला है ना, तो ये तो एक्सपोजर बहुत बढ़ जाता है हमारा। हाँ, सही बात है, सही बात है। एक्सपोजर बहुत ज़्यादा और बढ़ा थोड़ा है, यानी शायद, नाउ वी आर मोर रिस्पॉन्सिबल देन वी थॉट वी वर। यस, और इसमें थोड़ा सा टॉपिक से शायद हट जाए बात, लेकिन इसमें ये फैक्टर भी है कि हम फंडामेंटली महसूस करते हैं कि जिंदगी में हम सुकून या खुशी को परसू कर रहे होते हैं, तो हमारा सुकून और हमारी खुशी फंडामेंटली हमारा डिसीजन है, वो कहीं बाहर रखी हुई चीज ही नहीं है। वो एब्सोल्युटली। हमारे अमाल के नतीजे में आने वाला एक, इसका आउटकम से ताल्लुक नहीं है, दूसरों बिल्कुल। हमारे अमल के आउटकम से डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है कि दूसरों से हमें क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। बट आई गेस दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, डाइग्रेशन हो जाएगा। हमारे पास हैंड्स रेज हो गए, एब्सोल्युटली। तो हम रेहान की तरफ चलते हैं। पहले रेहान, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर कैसे मिजाज हैं, ठीक हैं आप? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर मेरा सवाल था, आप अपने सेशंस में अक्सर ये बात दोहराते हैं कि आपने अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना है। कुछ मेडिटेशंस के साथ मेरा तजर्बा रहा है और मेरा माइंडसेट ये बना है कि थॉट्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बस इनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। और जब यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं क्रिकेट के बारे में ये कहूँ कि मैंने क्रिकेट के बारे में नहीं सोचना, तो लाज़मी ख़्याल आएगा मेरे ज़हन में वो लाज़मी आएगा क्रिकेट और बिल्कुल। क्रिकेटर्स और ये सारी चीज़ें। तो इसको इलैबोरेट कर दीजिए कि जब आप कहते हैं कि थॉट्स को कंट्रोल करना है, ये कैसे करना है? नहीं, मैं कंट्रोल का लफ्ज़ कम बोलता हूँ जी, मैं बोलता हूँ रेगुलेशन, रेगुलेट करने का लफ्ज़ ज़्यादा बोलता हूँ। अगर कंट्रोल बोलता हूँ तो उसको आप रेगुलेट ही समझें, ये फिर सिर्फ स्लिप ऑफ टंग होती है। आमतौर पे जैसे कई दफ़ा ये होता है ना कि बात करते हुए कि आपने, हमारा एक कोर्स पूरा हो गया है, ये मैं बोल दूंगा, अगरचे मैं इसको बड़ी तनकीद की नज़र से देखता हूँ कि ये जो हमारा, ये जो बात है, कोर्स कवर करने की चीज़ नहीं होती है, कोर्स असल में लर्न करने की चीज़ होती है। कि तो क्या लर्न भी हो गया, कोर्स पूरा हो गया इज़ अ टीचर पैराडाइम। लेकिन आदत इतनी होती है कि उसको हम बोल देते हैं बहुत ज़्यादा, वही बात, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के अंदर वक्फा नहीं दिया हुआ, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। मैं तो थॉट्स की रेगुलेशन की बात करता हूँ, यानी आपको, एक चीज़ है जिसको आप कहते हैं कि
आपने नहीं सोचना, इसके बारे में नहीं सोचना। मैंने कभी ये नहीं सजेस्ट किया कि आप ये इधर से शुरू करें। आई हैव ऑलवेज सजेस्टेड कि आप ये डिटर्मिन करें कि मैंने इसके बारे में सोचना है, ठीक है। और इस दौरान में आपको, या मैंने जिस चीज़ के बारे में आप सोचना चाहते हैं उसके बारे में भी शक कह देंगे, मैंने इसके बारे में नहीं सोचना, बिकॉज नहीं इज़ नॉट समथिंग विच योर माइंड कैन अंडरस्टैंड। वो आप लाजमन सोचेंगे। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने अपने आप को उस डिस्ट्रैक्शन से वापस लेके आना है उस चीज़ की तरफ जो आपने डिसाइड की है। इसकी प्रैक्टिस करनी है इन दिस, ये जो मैं फोकस की मेडिटेशन उसको कहें, जो भी फोकस की एक ड्रिल कहें आप, जो मैं सजेस्ट करता हूँ उसमें तो सिर्फ इतना ही सजेस्ट करता हूँ कि आपने सिर्फ इतना करना है कि जिस चीज़ के बारे में आपने डिसाइड किया है कि मैंने इस पर फोकस रखना है अपना अगले 3 4 5 मिनट के लिए, तो मैं उसके ऊपर फोकस रखूं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं टाइम दूंगा, बट दे विल हैव देयर ओन टाइम। फिर मैं दूंगा, वो मेरे से टाइम ऐसे नहीं ले लेंगी। तो जो चीज़ आप नहीं कंट्रोल कर सकते उसको बड़ी अच्छी तरह से समझ लें। यानी मैं इसको भी बयान कर देता होता हूँ कि आप ट्रिगर्स को नहीं कंट्रोल कर सकते। यानी ये ट्रिगर्स इसी तरह की चीज़ है जिस तरह से, मिसाल के तौर पर इस वक्त हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरे घर की बेल किस वक्त हो जाएगी आई डोंट नो। अलकारिया है ना, अलकारिया तो मलकारिया, जिस तरह वो खटखटाने वाली जो है उसने किसी वक्त भी आ जाना है। तो वो इसी तरह से ये, जिस तरह एक एक अनअनाउंस्ड गेस्ट आ गया, ठीक है। तो इसी तरह आपके जहन में ट्रिगर्स जो हैं वो अनअनाउंस्ड गेस्ट की तरह आएंगे। आपने उनको कितना अब एंटरटेन करना है ये आपका मसला है। नाउ टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। आपने फोकस ये नहीं करना कि मैंने ये नहीं सोचना, आपने फोकस ये करना है कि मैंने इस पर अपना माइंड लगाना है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग एट ऑल। मैं आई एम नॉट वेरी पर्टिकुलर कि आप ये सोचें। अब मेरा अपना जो है इसमें इजी, मतलब कई दफ़ा ये होता है कि चीज़ें बड़ी छाई भी होती है दिमाग पे, कुछ प्लानिंग चल रही होती है, घर में कोई बात हो रही है किसी तरह की जिसमें मुझे लगता है कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें मैं इन्वॉल्व हूँ। अब मैं लेटा हूँ और मेरे दिमाग में वही चल रहा है, तो इट टेक्स मी हार्डली अबाउट, आफ्टर रियलाइजिंग दिस, कि मैं अपनी नींद ख़राब कर रहा हूँ इसके नतीजे में और कल सोचूंगा। तो जब ये करता हूँ तो उसके बाद इट टेक्स मी अबाउट 5 मिनट्स सोने में। आप मैक्सिमम इतना टाइम लगता है कि, इसलिए क्योंकि जब आपने दिमाग को अपने फोकस कर दिया है कि अपने आप को इस पे रखना है, तो आएंगी थॉट्स, आप उनको साइड स्टेप करते जाएं, साइड स्टेप करते जाएं। ये नहीं कि नहीं सोचना, ये सोच आई है, इसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं कर लें ऑब्जर्व। मैं वो उस मेडिटेशन की मैं अभी बात नहीं कर रहा, यानी ऑब्जर्वेशन ऑफ थॉट्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ फीलिंग्स की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि ये फोकस की एक ड्रिल है जिसको मैं सजेस्ट करता हूँ, फोकस करने की ड्रिल, जिसमें आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपने जो थॉट मैंने अभी एंटरटेन नहीं करनी उसको अभी नहीं करना, बाद में कर लेंगे। जब खुद डिसाइड करेंगे तो कर लेंगे, ट्रिगर होके नहीं करना। यानी ये इसी तरह से ही जिस तरह आप ये अनाउंस कर दें अपने सब लोगों के लिए कि गेस्ट आ तो गया है, बेल तो हो गई है, मैंने ये डिसाइड कर दिया और ये अनाउंस कर दिया कि मैं टाइम, आई एम जस्ट सेइंग, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, कि टाइम के बगैर अगर कोई आएगा तो मैं टाइम नहीं दे सकता हूँ। तो आ गया है, बेल भी हो गई है, मैं डिस्टर्ब भी हुआ हूँ, लेकिन मैं भी नहीं मिल सकता। ये फैसला मैंने करना है, मैं आई एम नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम। I will look into you when I have the time and the opportunity to do that. अभी नहीं करना। ये एबिलिटी डेवलप कर लें अपने अंदर, यानी ट्रिगर होती रहेंगे, फिसलना नहीं है, ये हो जाती है डेवलप। ये हमारे यहाँ बाज़ साथियों ने ये की है। मुझे आज ही एक साथी का मैसेज आया था कि वो, उनको ये प्रॉब्लम थी कि यानी एक सेकंड के लिए भी नहीं दिमाग रुकता। लेकिन मैंने उनसे ये कहा था कि आप ये 3 4 हफ्ते करें, आपको शुरू में 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड इस तरह से ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगी, फिर इंशाल्लाह लंबे अरसे के लिए भी आप कर सकेंगे कंट्रोल। तो ये करके देखें इंशाल्लाह। इट इज़ नॉट अबाउट, ये कभी नहीं कहना, ये किसी चीज़ के बारे में भी नहीं कहना कि मैंने ये नहीं करना, ठीक है जी, ये तो कभी भी नहीं कहना। इसका मतलब वो तो आप अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं अंदर ही अंदर कि करना ही है। डोंट से दैट, ये मैं नहीं चाहता, मुझे गुस्सा नहीं करना, नहीं। इसको कहने के बजाय आप ये कहें कि मैंने काम कलेक्टेड रहना है,
इसको चेंज करें, इस प्रेजेंटेशन को, मेक इट पॉजिटिव। जी सर, जी सर, बहुत वाज़ेह हो गई बात। इंशाल्लाह मैं इस पे काम करता हूँ। जरूर और जरूर। ये माइंडसेट यही था कि ये बना हुआ था कि ये नहीं करना, ऑटोमेटिकली वो होता था। तो अभी वो इंशाल्लाह तो होगा, ये यानी हरगिज 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 आपने एक पीले रंग के एलिफेंट को नहीं अपने जेहन में लेके आना। तो ये कैसे हो सकता है कि ना लाए? जितना आप हरगिज पे जोर देंगे उतना ही जोर से आएगा वो। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर। लेकिन वो कायम नहीं रखे रहेगा। आप अगर इफ यू डोंट वांट टू कीप इट अलाइव, तो आप इसी को देख लें। अभी मैंने जो बात की है, आपने एक पीले रंग के एलिफेंट को नहीं सोचना, आ गया है सोच में, उसको इग्नोर कर दें, चला जाएगा, थोड़ी देर के बाद गायब हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। बट यू हैव टू अपने जहन में, डोंट कीप इट अलाइव, अदरवाइज इट विल स्टे अलाइव। ये है जो बड़ा छोटा सी एग्जाम्पल है इसकी। ये होता है असल में, थॉट्स को मैं अलाइव रखता हूं, इसकी जिम्मेदारी लें। ऐसा नहीं कि मैं परेशान रहता हूं, परेशानी हो जाती है, नहीं, परेशान होता हूं मैं। ये वेलकम नहीं। एक फैक्टर मोहित साहब शायद इसमें ये भी होता है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग पैटर्न्स बने होते हैं उनको चेंज होने में कुछ वक्त लगता है, और जनरली जो पैटर्न्स बने होते हैं वो अर्जेंसी पे बने होते हैं, वो इंपॉर्टेंस पे नहीं बने होते। तो अगर कोई ख्याल हमें आ गया तो नेचुरल रिस्पॉन्स हमारा ये बना होता है कि क्योंकि अभी ख्याल आया तो अभी इंपॉर्टेंट है ये, हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो बस आया होता है तो वो अर्जेंट होता है। इंपॉर्टेंस हम खुद देते हैं चीजों को। ये वो प्रोएक्टिव लिविंग माइंडसेट है कि जहां पे हम फंडामेंटली अपनी सोच को इस कदर प्रोएक्टिवली डायरेक्टेड रखें इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर कि वो हमारे लिए रास्ता बन जाए, सोच का राइट, भी और अमल का भी, रादर देन बिल्कुल। के जो चीजें पॉपअप हो रही हैं वो अचानक से सिग्निफिकेंस ले लें और छा जाएं दिमाग के ऊपर। अपने आप को जितना रेगुलेटेड रखेंगे आप इम्पोर्टेंस के प्रिंसिपल पे, वो आसान हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये जो नेगेटिव वाली बात आपने भी की कि हम नेगेटिव प्रोसेस नहीं कर सकते, ये तो इतनी पावरफुल चीज है कि इस हद तक चला जाता है कि ये लिमिटिंग बिलीफ्स क्रिएट कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं सोचना शुरू कर दूं कि अपने आप से कहना शुरू कर दूं कि मैंने अपना वजन कम करना है तो मैंने ये खाना नहीं खाना, हम्म। तो आई विल एंड अप गेनिंग वेट, क्योंकि मैं अपने आप को एहसास दिला रहा हूं कि मैं खाना खाए बगैर रह नहीं सकता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऑलवेज पुट इन पॉजिटिव आइडियाज इन योर माइंड, उनको जर्मिनेट होने दें। और वही प्रोसेस होता है। बिल्कुल, हमारा अनकॉन्शियस प्रोसेस ही नहीं कर सकता नेगेटिव को। राइट, उसको ये पता ही एग्जैक्टली। नहीं कि वो पीला एलिफेंट ना सोचना क्या होता है। सही बात है। डोंट को नहीं समझता असल में, डोंट को नहीं समझता। ये इसी तरह से जिस तरह वो थिंक को भी नहीं समझता, असल में वो सिर्फ आइडियाज है जो देता है। मैंने इस चीज को नहीं सोचना, अब वो जो इस चीज है वो पहले सोच लेना और फिर डिसाइड करेंगे कि नहीं सोचना। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो हमें उस चीज को रिप्लेस करना है किसी पॉजिटिव चीज से। राइट, राइट, एग्जैक्टली। और इसको करके देखिए, ये आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको तकरीबन 20 डेज के लिए, इट्स हार्डली बट 3 मिनट्स, मैं कह रहा हूँ 3 मिनट की आपने करनी है। 3 मिनट की एक्सरसाइज है, दिन में 4-5 दफ़ा एक दवाई की डोजेज की तरह कर लें, एंड सी द इफेक्ट्स ऑनेस्टली। कि मैं इस पे लिख भी चुका हूँ छोटा सा एक आर्टिकल, उधर साइट पे भी अवेलेबल है, इसके ऊपर बात भी कर चुका हूँ। उसके इफेक्ट्स फिर उसके बाद देखें, लेकिन कॉन्टिन्यूसली करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, 3 स्टेप्स टू फेथ बेस्ड लिविंग रिस्पॉन्सेज, ये आप करेंगे नहीं तो इसके जानने से कुछ नहीं होगा। शायद आइंदा ख्याल आ जाए करने का। जी सलमा, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी, खैरियत से? बस अल्लाह का करम है सर।
सर ये जो आपने आज बात की है ना, ये 3 चीज़ें जो बताई हैं, उसमें आपने सबसे पहले जेनेटिक को लिया है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो मतलब मेरी परवरिश हुई है और जिस तरह मैं अपनी दादी के उसमें रही हूँ, सुपरविज़न में, तो वो ना बहुत सारे मुहावरे इस्तेमाल किया करती थी अपनी गुफ्तगू में। तो ये चीज़ें, और एक बात वो ये भी कहती थी कि ख़ानदान जो होता है वो बहुत मैटर करता है। जब आप जो है वो किसी के बारे में राय कायम करते हैं तो उसका ख़ानदान जो है वो बहुत मैटर करता है, जबकि हमारा दीन ये नहीं कहता। वो सिर्फ़ तक़वे की बुनियाद पे फ़ैसले करता है। लेकिन जब हम दुनिया में रहते हैं तो हम इन चीज़ों को देखते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो सर ये जो इस्तिस्ना वाले मामलात हैं, ये मेजॉरिटी को तो रिजेक्ट नहीं कर सकते ना। यानी अगर ख़ानदान वाली बात जो है वो गलत है तो इसका मतलब है मेजॉरिटी की बात गलत है। लेकिन जब मेजॉरिटी की बात वही होगी तो फिर वो मेटाफर बन जाएगा, जैसे कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये किसी के एक्सपीरियंस रहे हैं और वो इस बात पे उन्होंने ये बात कह दी है। और इसी तरह के बहुत सारी चीज़ें जो हम सुनते हैं। तो मुझे ये बताएं सर, मुझे ये बात बहुत कंफ्यूज करती है। मैंने आसिफ से भी पूछा था तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं होती, ये जो मेटाफर होते हैं इनकी कोई अहमियत नहीं होती। तो मैंने उनसे ये कहा कि लोगों ने किताबें लिखी हुई हैं, अपने जो कोर्सेज़ हैं उसमें वो लोग ये शामिल कर रहे हैं, और हमारे कोर्सेज़ में भी ये चीज़ें शामिल हैं। हमें उसके ऊपर कहानी लिखने के लिए कहा गया, बनिए का बेटा कुछ देख के ही गिरता है। हमें ये सारी चीज़ें जो है वो पढ़ाई गई हैं, हमने देखी हुई हैं। आप कहते हैं कि इनकी कोई अहमियत नहीं है। तो सर ये चीज़ें तो अब अगर फ़र्ज़ करें आपने जेनेटिक की बात की है, तो जेनेटिक में ये चीज़ नहीं आती कि इंसान का ख़ानदान जो है वो उसके रिएक्शन मुतय्यन करता है, या ये कि जब ख़ानदान के साथ साथ ये कि माहौल भी आपने बात की थी, वो तो खैर समझ आता है। वो तो आप किसी भी बच्चे का माहौल कहीं से उठा के कहीं ले जाएं तो उस पर फ़र्क पड़ता है। और दूसरी चीज़, पेशे भी जो है वो भी असरअंदाज होते हैं इंसान की शख्सियत पर। फ़र्ज़ करें कि एक लोहार का बेटा है और वो बहुत हाई क्वालिफाइड हो गया और एक बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच गया। अब उसके रिएक्शन, उसका बातचीत, ये सारी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। तो इसको आप कैसे कहेंगे फिर कि ये जेनेटिक में अगर आता है? तो आप बताएं कि ये जो मेटाफर बन जाते हैं ये लर्निंग के प्रोसेस से बनते हैं, और क्या इनकी कोई अहमियत नहीं होती हमारी ज़िंदगी में? हम इनको रिजेक्ट कर दें कि नहीं, जो बड़ों ने ये कहा था बेकार बातें कही थी, नहीं, गलत है ये सब। ये जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये आपने बड़ा अच्छा मुहावरा है। और इसमें ये तकरीबन वैसे ही जैसे भौंकते कुत्ते काटते नहीं, वो वाली है ना चीज़ हाँ हाँ, जी तकरीबन। जी जी, वही है ये। हाँ वो उस पर मेरे ख्याल है पतरस ने लिखा था ना। पतरस ने जब लिखा तो ये लिखा है कि पता नहीं कब भौंकना बंद करते हैं और काटना शुरू कर दें। तो ये बात है ना, यानी आपका क्या ख्याल है कि वाकई ऐसा नहीं होता कि सर हम तो कुत्ते को देख के रास्ता बदल लेते हैं कि नहीं, ये अगरचे काटेगा भौंक ही रहा जरूर। हो, अगरचे भौंक ही रहा हो, ये बात ठीक है ना। अगर वो भौंक रहे तो उससे बल्कि हम ज़्यादा पीछे हट जाते हैं। अगरचे मुहावरा ये है कि भौंकते कुत्ते काटते नहीं, तो इस पर भी अमल करते हैं ना, यानी गरजते हैं जो बरसते नहीं। इस पर, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या क्या ये रूल बनाया जा सकता है सर अगर मैं पिछली चीज़ों को देखूं जो मेरी दादी ने मुझे बताई है, उसमें तो मैं कहती हूँ ये बिल्कुल सही है। कि गरजते हैं बरसते नहीं? और इस तजर्बे, हाँ, जो तजर्बे में आया है ना, कि जो लोग बहुत जोर जोर से बोलते हैं ना, नहीं नहीं उनकी साइकी नहीं ये नहीं, होती मैं है कि वो दैट इज, मैं इस वक्त ये बात कर रहा हूँ कि देखिए जो मुहावरे बनते हैं, मुहावरे जो बनते हैं असल में वो तो एक रियलिटी से बन रहे होते हैं ना। एक रियलिटी को लेकर आप दूसरी जगह पर उसको मेटाफॉर बनाकर अप्लाई कर देते हैं। ये बात कि जो ऊंची बात करेगा वो लाजमन खोखला होगा, ये कोई लाजमी रूल तो नहीं है। यानी आप ये कह सकते हैं कि मैंने 80% इसके मुताबिक देखी ये बात, सौ हाँ, तो फीसद तो फिर नहीं देखी होगी। 80% तो बनेगी ना। नहीं नहीं, तो फिर आप वो बना लें। मैं जो चीज़ अर्ज कर रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप बजाय इसके कि इस तरह के एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर अपनी ज़िंदगी को ढालें, व्हाट वी नीड टू डू इज कि जो यूनिवर्सल हमारे प्रिंसिपल्स हैं, मिसाल के तौर पर इसी को ले लें कि यानी अगर कोई बात कर रहा है, आदमी ऊंची बात कर रहा है, तो मुझे उसको
अहमियत नहीं देनी चाहिए, इसलिए कि उसकी बात वो खोखली होगी। एक सूरत ये है। और प्रिंसिपल ये है कि जब एक आदमी बात कर रहा है तो मुझे ये देखना चाहिए कि जो सच्चाई है वो मान लूं, जो नहीं सच्चाई वो ना मानूं। यानी व्हाट डू यू थिंक इज, ये आपने फैसला करना है। यानी हम जनरलाइजेशंस हैं ये जितनी भी आप बात कर रही है कि खानदान ऐसा होता है, वो इधर से आ गया उधर चला गया, उसके पेशे ने उसको बदलना शुरू कर दिया, इसका मतलब है खानदान का इफेक्ट कम होना शुरू हो गया। ठीक है जी। यानी ये आपका तजर्बा है जो आपने शेयर किया। अच्छा, ऐसे लोग भी होंगे कि जिनके ऊपर ये इफेक्ट कम होगा, ऐसे भी होंगे जिनके ऊपर ज़्यादा होगा, ऐसे भी होंगे जिनके ऊपर होगा ही नहीं। सब कुछ आपको ये सारी वैरायटी इस दुनिया में नज़र आ जाएगी। यानी अगर आप उसको निकलेंगे ना ढूंढने के लिए तो नज़र आ जाएगी। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी आप जनरलाइजेशंस कर रहे होते हैं तो उसमें ये, और ये सारी जनरलाइजेशंस हैं, ये सारी जनरलाइजेशंस हैं कि हम जब ये कहते हैं कि मिसाल के तौर पर ये जो कसाई होते हैं ये इस तरह के लोग होते हैं, शेख इस तरह के लोग होते हैं, ये जिस तरह की हम बातें करते हैं, ये सारी जनरलाइजेशन है ना। तो जनरलाइजेशन जब भी आप करेंगे दे विल डेफिनेटली बी रॉन्ग, डेफिनेटली बी रॉन्ग, लाजमन गलत हो जाएंगी, क्योंकि उसमें जो रूल है वो ये कि एक भी एक्सेप्शन जो है वो उनको गलत साबित कर देगी। तो वो तो मिल जाएगी आपको, लाजमन मिल जाएगी। यानी ये लोग इस तरह के होते हैं, वो लोग इस तरह के होते हैं, अमेरिकन इस तरह के होते हैं, कनेडियन इस तरह के होते हैं, दीज आर ऑल जनरलाइजेशंस एंड क्लियरली फॉल्स। इसलिए एक तो इस चीज़ से बचना है। जो मेरी तजवीज़ है वो ये है कि बजाय इस तरह की जनरलाइजेशंस पे कि जिनको हम कभी ना साबित कर सकते हैं, वी कैन प्रूव देम टू बी रॉन्ग बट वी कैन नेवर प्रूव देम टू बी राइट, वी कैन नॉट प्रूव देम टू बी राइट। मिसाल के तौर पर कसाई इस तरह के होते हैं, आपको पूरी दुनिया के कसाई निकाल कर फिर उनको ये साबित करना पड़ेगा कि ये इस तरह के होते हैं। यानी दिस इज़ द प्रॉब्लम, दे कैन ऑलवेज बी एन एक्सेप्शन। आप बजाय इस चक्कर में पड़ने के, हम वाई नॉट टेक द ईजियर पाथ कि हमने वो रूल्स, और ज़िंदगी ने बदलते रहना है, ज़िंदगी में चेंजेस आएंगी, आती रही हैं, आती रहेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल स्टेबल रह सकती हैं, और वो हैं वो प्रिंसिपल्स कि जो हर जगह हर मकाम पर हर वक्त उन्होंने काबिले एतना भी रहना है, उन पर एतमाद भी किया जा सकता है कि ये ठीक हैं, हर हाल में ठीक हैं। ठीक है जी। सच्चाई विल नेवर बी रॉन्ग। हमें ट्रूथ जिधर से भी मिले, ऊंचा बोलने वाला है, गरजने वाला है, या सॉफ्ट स्पोकन है, उससे ट्रूथ को एक्सेप्ट करना है। और जिस चीज़ को हमने आज अभी तक सच नहीं समझा उनको नहीं एक्सेप्ट करना है। अगर हमारा ये रूल होगा तो आई थिंक वील बी गोइंग द वेरी सेफ पाथ। बाकी यानी बुजुर्गों की बातें जो हैं वो, उसमें बड़ी हिकमत होती होगी। ये जो जनरलाइजेशन हैं ये तो आप समझ लें कि अपनी ज़िंदगी से इनको निकालना है, वरना प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। तो सर ये जो बिहेवियर पर इतने मज़ामीन लिखे जाते हैं, तो वो कोई इसका मतलब ये हुआ कि बिहेवियर एक ऐसा स्टिमुलस है जिस पर हम कोई सच्ची बात नहीं कर सकते, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं बना सकते। बिहेवियर एक यही भी ऐसी है ना चीज़ जी, है। लोगों को ये चीज़ें जितनी भी हैं साइकोलॉजी में, वो असल में एब्स्ट्रैक्शंस हैं लोगों की, उलमा की, साइकोलॉजी के उलमा की एब्स्ट्रैक्शंस हैं जिन्होंने इस पे काम किया और जमा कर दिया। और हर आदमी की जो काम होता है वो असल में इट इज़ नेवर द होल, इट इज़ ऑलवेज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द होल, कि उसने एक पहलू से काम किया है। अफेक्ट करती हैं चीज़ें, अफेक्ट करती हैं चीज़ें, जेनेटिकली भी कर सकती हैं, साइकिकली भी कर सकती हैं, एनवायरमेंटली भी कर सकती हैं, लेकिन एक हकीकत है ना, इन सारे इफेक्ट्स को जब मैं चाहूँ, जब मैं एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग मैं चाहूँ, मैं उस स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स देने से रोक सकता हूँ अपने आप को। मैंने हमेशा ये देखा कि गाली के जवाब में मुक्का मार दो या गाली दे दो, ये देखा है मैंने, मतलब अपने माहौल में देखा है, अपने माँ बाप को तो नहीं देखा लेकिन जनरली देखा है कि बहुत गुस्से की बात होती है। लेकिन ये भी अपने अंदर कर लिया कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, किसी ने गाली दी है दे दी है, वो मुझे क्यों बता, यानी इससे मुझे क्यों गुस्सा चढ़े, वो गुस्से में है इसलिए आई शुड सेव माई सेल्फ। इस मामले में गरजते हैं बरसते नहीं का मैं कायल नहीं हूं, मतलब निकलो इधर से, दैट इज ऑल राइट, बट यू डोंट हैव टू रिस्पॉन्ड इन काइंड। क्यों करना है ये, इसकी आदत खत्म कर ली, कर ली।
जी सर, वो ये फ्रैंकलिन ने जो इख्तियार है। कुछ भी किया है अपनी कैद के ज़माने में, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा इल्म उसने बना दिया, ये सब कुछ हमें पता होता है, लेकिन हम उसको एज़ ए इल्म नहीं जानते। मुझे राइट, बस यही लगता है कि कमाल लोग बिल्कुल हैं ऐसा ही है। इन्होंने इल्म एग्जैक्टली यही आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है। यानी वो उसकी जो चीज़ है वो उसने इजाद नहीं की कि ये मटेरियल जमा करके इसने बना दिया। उसने कहा कि ये प्रैक्टिसेस करोगे अगर तो ये चीज़ नुमाया हो जाएगी। ठीक है, करके देख लें। चलें सर, थैंक यू सो मच। मोहित साहब, क्या ये बात इस तरह से कहना भी ठीक होगा कि जनरलाइजेशंस कुछ हद तक सच होती हैं और एट टाइम्स यूजफुल भी होती हैं, लेकिन जनरलाइजेशंस को या किसी ट्रेंड को ये समझना प्रॉब्लम है कि उससे जान छुड़ाई नहीं जा सकती। जैसे इसकी मिसाल ये होगी एक यूजफुल ट्रेंड की कि कराची में रहने वाले लोग उर्दू बोलते हैं। तो अगर कोई फॉरेनर कराची ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए बड़ा यूजफुल फैक्ट है, उसको पता लग गया कराची में रहने वाले लोग। और कोई अगर कराची में पैदा हुआ है, वहीं पला बड़ा है, तो यकीनन वो उर्दू बोलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास उर्दू बोलने के अलावा कोई और जबान बोलने की चॉइस खत्म हो चुकी है। और इसका मतलब ये भी नहीं कि उर्दू बोलना उसका फैसला नहीं था, बहरहाल उसी का डिसीजन था। बचपन में ठीक है नहीं होगा, लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो उसकी अपनी चॉइस है। ये तो एक हाइपोथेटिकल सी रेलेवेंट एग्जाम्पल है। आई एम जस्ट मेकिंग टू हाईलाइट द पॉइंट कि हम इस तरह के जितनी भी चॉइसेस जिंदगी में कर रहे होते हैं वो असल में हमारे डिसीजन ही होते हैं। कभी ना कभी वो पॉइंट जरूर आ जाता है जिंदगी में जब हम बड़े हो जाते हैं और एडल्ट हो जाते हैं कि अब हमें पता होता है कि हम ये बाय चॉइस कर रहे हैं। तो अगर मेरी फैमिली में पैसों के मामले में कंजूसी का माहौल है बहुत ज्यादा, तो शुरू में तो शायद मुझे लगता हो कि ये हकीकत ऐसे ही होता है, लेकिन बहरहाल वो टाइम आया होगा जहां पे मैंने अपना लिया इसको, अब बाय चॉइस कर रहा हूं। एंड ये कोई मजबूरी नहीं है। जो हम फ्रेमवर्क है, हम जो स्टडी कर रहे हैं वो ये है कि एट द एंड ऑफ द डे आई हैव द चॉइस टू डू व्हाट आई थिंक इज द राइट थिंग टू डू। राइट, राइट। ज़्यादा सही है जी, ये बात ज़्यादा सही। आई हैव अ चॉइस टू डू इट। दैट्स राइट। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर। सरफराज, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम मोइज भाई, वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन जी, थैंक यू। मुझे रंजा ने आपका बताया, मैं उसके विलेज फेलो हूँ, तो इधर अच्छा जी। कनाडा में रहता हूँ। तो मोहतरम उस्ताद गामदी साहब भी मेरे उस्ताद हैं, उनसे मैंने चलो अल्लाह जी, को दरियाफ्त किया है। मैं माशाल्लाह नहीं जी, जानता था कि मेरा एक अल्लाह है। मैं उम्र मेरी वैसे 65 हो गई है, लेकिन माशाल्लाह। मैंने जो जिंदगी गुजारी, मुझे सदियां लग गई अपने परवरदिगार को ढूंढते ढूंढते। कभी कभी उधर घूमा, ओ वो पड़ा वो पड़ा, बहुत पड़ा, बहुत धक्के खाए। अब अब मेरे परवरदिगार को मैंने दरियाफ्त किया है, ये मेरे लिए शुक्र मेरे है। अल्लाह का एहसान है। अब मुझे पता अल्हम्दुलिल्लाह। चला है कि मैं बंदा हूँ उसका और मैंने मरना है। ये यकीन, वो जो आप फेथ बेस कह रहे हैं, मैं अब फेथ दिल तक दिमाग को समझा के बात पहुंचाई है कि तूने मरना है। तेरी बनतरी इस तरह की है कि तू यू मस्ट हैव टू डाई। और बिल्कुल वो सही। जो क्रिएटर है ना, जिसने तेरी तस्वीर बनाई या तेरी रूप फूंकी है, उसने तुझे जो बनाया है ना, तू भी सारे इंसानों जैसा एक इंसान है। तो पूछेगा माशाल्लाह। तुमसे कि कैसा रहा तू, ज़बरदस्त, तूने मेरा ज़बरदस्त। खाया, मेरा पहना, सब कुछ। लेकिन मोइज भाई, सिर्फ छोटी सी मुझे होती है कि जिंदगी की जिस तरह रूटीन चलती है, कभी कभी अपने अल्लाह से दुनिया की बिजी सिस्टम में मसाइल में इस तरह झगड़ा होता है ना, कि मेरी वो याद जो मुझे सुकून देती है, वो कि मैं अपने इलाहुल आलमीन के साथ रहूं। बस बस अल्लाह, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। मैं पहले गुस्सा आता था तो मेरे भाई अभी बात कर रहे थे, तो गाली का जवाब बंदूक से कि जमाना ऐसा देख। अब जी, मेरे अल्लाह ने बचा लिया, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। वाह, वाह। इस नफ्स को बोलता हूँ हर लम्हे, जब सिचुएशन ऐसी आती है तो बोलता हूँ कि रुक जा, वो बड़ा है, वो अल्लाह बहुत बड़ा है। ये बंदा जो बोल रहा है ना, तेरे जैसा ही है। उसकी पता नहीं क्या कैफियत होगी, वो जिस सिचुएशन में होगा। तो अब मुझे भाई पीछे हटता हूँ,
ट्रेनिंग कर रहा हूँ अपने आप की, लम्हा लम्हा ट्रेनिंग कर रहा हूँ, चलो और अपने अपने परवरदिगार से डरता हूँ। तो रांझे ने मुझे बोला कि आप लोगों को ज्वाइन करूं, मैं अब शामिल हुआ। अल्लाह आपको बहुत जजाय खैर दे मेरे भाई, आमीन आमीन और आमीन। सारे मेरे भाई जो इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, वाह अल्लाह तेरे बंदे अल्लाह। मैं तो अपने अल्लाह के बंदू को ढूंढते ढूंढते मुझे मुझ भाई सदियां लग गई हैं। अब सुकून है, अपने उस्ताद मोहतरम शुक्र की है जी, बात सुन लेता हूँ, काम हो जाता हूँ बस। अल्लाह अल्लाह शुक्र है तेरा जी, साथ। शुक्र है जी। इसमें मेरी गुजारिश ये है कि आप एक तो, मैं इसको तो टॉपिक हमने वैसे भी बनाना है इंशाल्लाह। ये जो बात है कि फेथ बेस्ड हमने रिस्पॉन्सेज देने हैं, इसमें सबसे बड़ी रुकावट असल में ये आती है कि वी टेंड टू फॉरगेट। हम दुनिया में यानी ये भूल जाते हैं कि ये जो मेरा मामला आपके साथ इस वक्त मेरी बातचीत हो रही है, तो ये असल में मेरी और आपकी नहीं हो रही है, इसमें तीसरा खुदा भी शामिल है। यानी सब लोगों के अलावा एक खुदा भी शामिल है, और वो मेरी तरफ से आने वाले हर लफ्ज़ को नोट भी कर रहा है। ये भूल जाता हूँ मैं, ये फरामोश हो जाता है, अक्सर फरामोश हो जाता है। तो इसको हम किस तरह याद रखें, ये एक अलग पूरा टॉपिक भी होगा, लेकिन मैं अभी आपके लिए सिर्फ दो चीज़ें रिक्वेस्ट करूँगा जी। एक तो ये कि जो नमाज है ना जी, जिसको अल्लाह ताला ने ख़ुद बताया कि आके मैं सलाता लिज़िक्री, जो नमाज है उसको उसको ट्रिगर बना लें इस चीज़ का। यानी ये बात कि मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि अपनी मेरे मेरे उस्ताद जो हैं खालिद ज़हीर साहब, उन्होंने एक दफ़ा जब ये हुआ मेरे साथ बैठे हुए थे, तो अज़ान की आवाज़ आ गई मेरे फ़ोन पे। तो कहते हैं यार ये मैं पता नहीं तुम्हारे इमेज में बैठता नहीं है। तो मैंने कहा इमेजेस बड़ी ज़िंदगी में बदलती रहती हैं, तो इसलिए आप इसकी फ़िक्र ना करें। वो अज़ान लगा लें अपने अपने फ़ोन पे, 5 वक्त की अज़ान लगा लें। अगर आप कनाडा में हैं तो हो सकता है कि मस्जिद पास ना हो, अगर पास है तो फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अज़ान आए अल्लाह अकबर हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह की जब आवाज़ आए, तो आपने असल में वो वाली कैफियत तारी कर लें कि ये मुझे मेरा परवरदिगार लेने आ गया है, बुला रहा है। आज वो मुझे चॉइस से बुला रहा है। आज मेरे पास ये चॉइस है कि मैं ना जाऊं तो ना जाऊं। ठीक है, यानी ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने हमें ये चॉइस दी हुई है ना, बुलाता रहा है। वो कितनी ऐसी अजानें हुई हैं जिस पर मैं नहीं गया। तो जब ये ख्याल आ गया कि अब मैंने उसका बंदा बनना है, तो जो वो कहेगा, जो हालात वो पैदा करेगा, जो कारोबार में सिचुएशन वो पैदा करेगा, जिन लोगों से रब्ता वो करवाएगा, मैंने उसके आगे सरनिगू होना है। जब मैंने ये फैसला कर लिया तो नमाज उसकी बेहतरीन तरबियत है जी। नमाज क्या कर रही है? नमाज ये कर रही है कि आप किसी काम में इन्वॉल्व हैं, किसी गेम में इन्वॉल्व हैं, कोई एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, कोई किसी चीज़ में, कोई भी वट एवर यू आर इन्वॉल्व इन, आपको हैया अलस सलाह की जब आवाज़ आए तो आपका दिल अब इधर से उठ गया है, और आप कह रहे हैं कि मेरे रब ने मुझे बुलाया है, आई हैव टू से माई प्रेयर। यानी कोशिश करें कि इस आवाज़ के ज़्यादा देर ना रहें, आपको ये लगे कि जैसे मुझे फरिश्ता अब लेने आ गया, आई हैव टू लीव। ये वो वाली कैफियत तारी कर लें अपने ऊपर कि मैं अब इस दुनिया का नहीं रहा, ये मेरी जगह नहीं है। मेरे रब ने जब बुला लिया तो अब मेरी जगह वो है। मैंने उसके आगे सर झुकाना है, और फिर सलाम फेर कर मैंने ये याद रखना है, इसको याद रखना है दैट हाउ मच आई रिमेंबर हिम आफ्टर द प्रेयर। यानी प्रेयर इज अ रिमाइंडर टू कीप गॉड इन माइंड। एक बात तो ये, अगर नमाज के सलाम के बाद खुदा भी उधर ही रह गया, तो द प्रेयर हैज नॉट बीन इफेक्टिव। प्रेयर को इफेक्टिव तब होगी कि जिस वक्त मैं सलाम फेरने के बाद अब मेरे हर अमल में फॉर टिल द नेक्स्ट प्रेयर इस नमाज की याद कायम रहे। इसकी कोशिश करनी है। अच्छा, इसकी कोशिश एक तो ये कि इसको कॉन्शियस बना लें कि नमाज ये है असल में, यानी मेरी बंदगी का मतलब क्या है। मैं उसके पास इसी वक्त पे इसी मौके पर क्यों हाजिर हो रहा हूं? इसलिए कि उसने बुला लिया है, और उसने बुला लिया का मतलब है अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मेरी चूजिंग के साथ मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। चॉइस तो है, मैं इनकार भी कर सकता हूं, लेकिन मैंने अपनी चॉइस छोड़ दी, मैंने अब उसका बंदा बनना है। इसी तरीके पर ये जो स्पिरिट है ना कि मैंने अपनी चॉइस छोड़ दी, इसको ज़िंदगी पर अप्लाई करना शुरू कर दें कि ये जो कुछ हो रहा है, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, जो कुछ मेरे आसपास हो रहा है, जो कुछ मेरे घर में हो रहा है, जिस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मैंने उसमें अपना बेहतरीन रोल प्ले करना है। खुदा के हाथ में है, और खुदा का हर हुक्म मेरे लिए काबिले, यानी
काबिल रहम भी वही है कि जो वो कर रहा है मेरे साथ, वही ठीक है, वही सही है, वही हिकमत वाला है, वही अलीम है, वही कदीर है। जब तक कि वो जो फैसला करेगा मैं उसको तस्लीम करता चला जाऊंगा। और फिर इसको एक रिफ्लेक्शन बना लें। रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि जितना याद रहे, इतना याद रहे, इतना याद रहे, मैं आपसे अर्ज करूं, आइडियल ये है कि इतना याद रहे कि आपकी आंख अगर सोते हुए खुल गई है तो खुदा याद आए। ये आपके आइडियलाइज करना है कि मैंने इधर पहुंचना है। हर मौके पर खुदा याद हो, हर मौके पर, यानी अपने आप को पहले हमें फोर्स करके लाना पड़ेगा, इस पॉइंट पर लाना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन ये बना लें कि पिछली नमाज और इस नमाज के बीच में किन किन मौक़ों पर मैं खुदा को भूल गया था और किस तरह मैंने याद रखना है। ये 2 मिनट की रिफ्लेक्शन नमाज ख़त्म करने के बाद बैठें और इस पर सोच के आप उठें कि मैं क्या मौका था। कोई एक मौका याद आता है फजर से लेके ज़ोहर तक कि जब खुदा भूल गया था, कैसे याद रहेगा, कैसे याद रखना है मैंने। इस चीज़ को आपने अपना टारगेट कर लें। ये 2 चीज़ें अगर आप ऐड कर लें, एक नमाज को ट्रिगर बना लें इस चीज़ का कि खुदा याद है, खुदा ने पुकार लिया है, जिस तरह वो हर लम्हे पुकार रहा है, जिस तरह वो हर लम्हे मेरे सामने ये क्रॉस रोड्स क्रिएट कर रहा है कि तुम ये करोगे, मेरी पसंद का काम करोगे या मेरी पसंद के खिलाफ करोगे। इसी तरह अजान की आवाज़ असल में वो ट्रिगर है जो मुझे याद करा दे कि मेरा दिन कैसा गुजरा। तो इसको आप करके देखिए इंशाल्लाह फॉर द नेक्स्ट 10-15 डेज, आपको, मुझे यकीन है कि यू विल फील मच मच बेटर एंड मोर माइंडफुल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं इसी पे ही काम कर रहा हूँ मोहित भाई, कि मैं हर लम्हा, एवरी इंशाल्लाह मोमेंट ऑफ माय लाइफ विच अल्लाह क्रिएटर हैज गिवन मी, कि मैं अपने परवरदिगार की महफिल में अल्लाह के पास रहूं। जबरदस्त, यही जबरदस्त, यही मेरे 2 बेटे हैं। माशाल्लाह। बड़ा बेटा मेरा माशाल्लाह मुझसे आगे जा रहा है, अल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र। छोटा शुक्र अभी है। उस तरह नहीं मेरे परवरदिगार के करीब आ रहा, लेकिन मेरी वो तौफीक है जी। आप परेशान ना हो, दुआ करें, सिर्फ दुआ करें और मोहब्बत करें जी जी मैं और करता हूँ, कुछ। वो इतना इतना ही करता हूँ। कुरान मजीद के पास ही उनको इर्द गिर्द ही उनको घुमाता रहता हूँ कि अल्लाह के साथ अटैच हो जाए, तो दैट दे विल गेट एवरीथिंग इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, बिल्कुल थैंक ठीक। यू मेरे भाई, अल्लाह थैंक यू, आपको खुश थैंक यू वेरी रखे। मच। अल्लाह आपकी जज़ाकल्लाह जी। मेहनत को, इस सारी आमीन, मेहनत को अल्लाह आमीन। का परवरदिगार आपको अजर दे, और आपकी सब और कबूल उस्ताद फरमा। मोहतरम गांधी साहब की अल्लाह जिंदगी करे। आमीन। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू जी। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह जी। जी, असद आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है सर आपको? जी अब बेहतर होगी जी, कम थी पहले। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन आया मेरे जहन में। एक क्वेश्चन वैसे पिछले सेशन से था, वो मैं बाद में पूछता हूँ आपसे। तो सर, ये जो जेनेटिक डिटर्मिनेशन है, आया ये स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी पे इफेक्ट करती है? ये यही बहुत एम्बिगुअस सी चीज़ लग रही है मुझे। नहीं, जेनेटिक डिटर्मिनिज्म असल में ये बताती है कि जो हम स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं वो उसमें हमारी जीन्स का रोल होता है। यानी हम अपनी जीन्स की वजह से वही रिस्पॉन्स कर पाते हैं जो हम करते होते हैं। यानी मिसाल के तौर पर गुस्सा कर देते हैं हम मिसाल के तौर, वी हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें वो कहते हैं कि ये बेसिकली यू डोंट हैव अ चॉइस, दिस इज व्हाट योर जीन्स हैव गिवन यू। वो, मैं ये नहीं कह रहा, देखिए एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, आई एम नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ एनी ऑफ दीज डिटर्मिनिज्म बेस्ड फैक्टर्स, जेनेटिक हो, साइकिक हो या एनवायरमेंटल हो। मेरी ज़ाती राय ये नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लोगों ने उसको किस किस तरह से एक्सप्लेन किया है। कुछ लोगों ने उसको साइकिक डिटर्मिनिज्म कहा है, कुछ लोगों ने उसको जेनेटिक डिटर्मिनिज्म कहा है और कुछ लोगों ने उसको एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहा है। ये, मैं इनमें से किसी का भी कायल नहीं हूं, यानी अफेक्ट का कायल हूं, इन्फ्लुएंस का कायल हूं, डिटर्मिनिज्म का कायल नहीं हूं। वी हैव द चॉइस टू चेंज, टू चूज आवर बिहेवियर, यही इस आजमाइश की जगह है। नहीं सर, मैं भी यही बात समझ रहा था कि ये तीनों फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, पर नहीं, कंप्लीटली एक फैक्टर नहीं कर सकता। डिटर्मिनिज्म नहीं होती इसमें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं दिस इज वेयर आई स्टैंड टू। और इसी चीज की वजह से आजमाइश पैदा होती है, वरना तो असल में हम ऑटोमेटॉन्स होंगे ना, जी जी जी। फिर तो हमारी जिम्मेदारी भी कोई नहीं है। जी सर, जी।
सर मेरा क्वेश्चन था, आपने शायद पिछले सेशन में या किसी सेशन में कहा था कि अगर कोई आपके पास क्लाइंट आता है तो अगर तो वो रिलीजियस है या एग्नोस्टिक है तो आप उसको लेंस ऑफ फेथ से डील करेंगे। तो अगर एक कोई एथियस्ट आ रहा है तो आप उसको सर किस तरह डील करते हैं? मतलब इन दोनों में अगर कोई किसी बंदे का कोई मसला है, एक्टिव है या कोई भी मसला है जो आप डील करते हैं, तो आप एक एथियस्ट और एक थियस्ट बंदे को किस तरह डील करते हैं? देखिए, जो जो तो है ना, एग्नोस्टिक को भी नहीं, मतलब मैं तो बात कर रहा हूँ जी खुदा को मानने वाले के हवाले से, मैं अपने अपने दीन के हवाले से, जो खुदा का वो तसव्वुर जो इस्लाम दे रहा है उसको समझना अगर कमी है तो मैं उसको तो एक्सप्लेन कर दूंगा। जो थियस्ट्स हैं नहीं है, मिसाल के तौर पे एग्नोस्टिक्स हैं या एथियस्ट हैं, उनको दे ऑल्सो हैव अ मीनिंग मेकिंग सिस्टम इन देयर माइंड्स। वो भी कुछ उनकी भी कंस्ट्रक्शंस हैं। यानी मिसाल के तौर पर ये बात कि ज़िंदगी की एफर्ट्स और उसकी जो रिजल्ट्स हैं उसमें देर इज़ नॉट टोटल कोहेरेंस नहीं होती है, टोटल कोऑर्डिनेशन नहीं होती कि जिसने ज़्यादा मेहनत की वही आगे जाता है, जिसने कम की वो पीछे रह जाता है। हम ये देखते हैं कि रिजल्ट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाउ आर दे लुकिंग एट इट? अगर वो मीनिंग मेकिंग में मिसाल के एक आदमी कहते आई डोंट केयर, तो फिर तो असल में उसने वो बेसिस बना दी है अपने अंदर कि जिसके नतीजे में प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं साइकोलॉजिकल। बिकॉज आई बिलीव सीरियसली, आई बिलीव दैट इट बिकम्स, जिधर जिंदगी में सीरियस इश्यूज पैदा होते हैं उधर यू नीड टू हैव अ वेरी सीरियस मीनिंग मेकिंग सिस्टम कि फिर ये क्यों हो रहा है। वरना ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्या वजह है कि ये हो रहा है। यानी वाई आर पीपल सो अनजस्ट, फॉर इंस्टेंस अनफेयर क्यों है, या मुझे क्यों फेयर होना चाहिए इन दिस अनफेयर वर्ल्ड, वाई शुड आई बी फेयर। तो एक आदमी इस चीज़ के ऊपर ख़त्म ही हो गया, उसके अंदर सेंसिटिविटी ख़त्म हो गई। तो मुझे जब तक कि वो इस प्रॉब्लम में नहीं आएगा उस वक्त तक तो कोई उसको मेरे पास आने की ज़रूरत ही नहीं होगी ना। मेरे पास क्या, किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम पैदा होती है तो फिर मीनिंग मेकिंग सिस्टम जो है वो असल में हिला हुआ होता है। उधर से अप्रोच की जाएगी कि आपका मीनिंग मेकिंग सिस्टम क्या है, हाउ डू यू सी लाइफ, ज़िंदगी क्या है आपकी नज़र में। अगर वो टोटली इरेलीवेंट है, तुम्हारी अगर वो इस पर मुतमइन है तो बस काफ़ी है। मुझे इस पे और तो कुछ नहीं कहना। उसको समझाता रहूँगा अपनी गुफ्तगू में, जाहिर है कि मैं तो एक बिलीवर हूँ ही, कोशिश करूँगा कि समझाता रहूँ, लेकिन यही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। जी सर, बहुत शुक्रिया। राफिया आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि कभी कभी जो भी आपके एक्सपीरियंस होते हैं, आप कोई रिमार्क कर देते हैं, द अदर पर्सन गेट्स ट्रिगर्ड एंड रिएक्ट्स प्रीटी बैडली। वो तो हो जाता है खत्म, बट उसका जो इफेक्ट होता है वो मेरे ऊपर चलता रहता है एंड इट हैज अ वेरी बैड इफेक्ट। तो maybe this is because of my life experiences. Is there any way one can deal with this sort of a thing? Develop the ability to control your thoughts, to regulate your thoughts. Again, control, regulate your thoughts. अगर एक आदमी ने ये कर दिया है तो अब उसने तो कर दिया आपको टॉर्चर, अब अपने आप को क्यों टॉर्चर कर रही हैं आप डिड यू लर्न एनीथिंग फ्रॉम दैट? इफ यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दैट, get back at him and tell him that whatever you said, this is my learning. और इतनी बात करके बस ख़त्म करें, बहुत शुक्रिया तुमने मुझे ये समझा दिया। इसके बाद अपनी थॉट्स को रेगुलेट करें, डोंट थिंक अबाउट व्हाट हैपेंड, मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। ये तो आपके हाथ में नहीं है कि दूसरे ने क्या करना है। Right. But somehow I can't get out of being upset about it. So I mean, you won't. Don't say I can't. If you can't, then you're not responsible. But if you won't, then try harder. okay. Thank you. आप वो करके देखिए जो मैंने आपको बताया हुआ है अभी भी, जिसको मैंने इसमें सेशन में भी बताया किसी के जवाब में, वो करके देखिए। थॉट्स फोकस करने के, अपनी मर्जी से थॉट्स को फोकस करना है। इफ़ यू कांट डू दैट, देन आई मीन लेट्स से इफ देयर इज अ थॉट दैट इज कमिंग टू माय माइंड एंड आई कांट कंट्रोल इट, तो फिर व्हेन डज इट एंड? मिसाल के तौर पर एक वाकया हुआ है, किसी ने आपके साथ बदतमीजी कर दी है,
अगले दिन आप एक पार्टी पे बैठे हुए भी यही सोच रही हैं, फिर उसके बाद टीवी देखते हुए भी ये सोच, कितनी देर, कितने 6 महीने तक चलेगा, क्या होगा? खत्म हो जाएगा ना कभी। असल नहीं, में जब just वो खत्म depressed. होगा, हाँ, जस्ट व्हाट? It just depressed me terribly. नहीं, it depresses you. Nothing depresses you. It is the continuous thinking about it that depresses you. Feelings are the result of what is happening now in your mind. Leave it behind, move forward. If you can do something about it, if you did something wrong, correct it. If you don't, if you can't do anything about it, forget it. Why are you torturing yourself? इस पे But तो यही, whoever did it doesn't realize it. I mean, उनको तो कोई ख्याल नहीं। I can't do anything about that. Yeah, I know. Can you? I Right, mean, right. if somebody doesn't No, realize something, what can you do about it? आपने no, तो अपनी जिंदगी को बेहतर करना है ना। I have to work on myself. You're right. Why make उस myself पे, unhappy over something which राइट, is एग्जैक्टली। okay? Thank you. ठीक जी, बहुत बहुत जी, शुक्रिया आज जी। का वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।